Friends, today we start chapter first, which is a chemical reaction and equation. इस चैप्टर में हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस के बारे में जो एनसीईआरटी के हम एक लाइन टू लाइन लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे इस कंप्लीट चैप्टर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ऊपर कोट लिखा है, फैक्ट आर नॉट साइंस। फैक्ट कभी भी साइंस नहीं है। एज एन डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर, जैसे कि डिक्शनरी कोई लिटरेचर नहीं है। फैक्ट का मतलब है कि हम हिस्ट्री के फैक्ट देख लें कि अकबर ने बाबर को कब मारा, इसकी मृत्यु कब हुई, इसका ये कब बना, तो ये साइंस थोड़ी ना, ये तो बस फैक्ट है, ये तथ्य हैं। ये कभी साइंस हो नहीं सकते हैं। जैसे डिक्शनरी क्या है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है, वो लिटरेचर नहीं होती। ठीक है, ये बातें हैं। अब चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और इसकी इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमने देखा अपनी डेली डेली लाइफ में कि इसके क्या होता है, जब मिल्क को हम छोड़ देते हैं किसी कमरे में रूम टेम्परेचर पे समर के टाइम पे, तो दूध फट जाता है। आयरन जो है, आयरन का तवा या पैन या नेल कील, ये अगर हम इसको खुले में छोड़ दें कुछ टाइम तक एटमोस्फेयर में, तो क्या होगा, तो वो उस पे जंग लग जाती है। या फिर अंगूर को फर्मेंट कर दें, अंगूर को सड़ा दे, तो क्या होगा, वो दारू बन जाता है। फूड इज कुक्ड, अगर हम खाने को पका दे तो क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन है, उसका बेसिक सब्सटेंस चेंज रहते हैं, एक प्रोडक्ट नया बन जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फूड एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, तो उससे वो क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, और जो हम सांस लेते हैं वो भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ये सभी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है, इसमें कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस आ रही हैं। ठीक है, ये सारे प्रोसेस बिना केमिकल रिएक्शन के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम केमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, अब लाइन टू लाइन देखते हैं कि जो नेचर के अंदर है, द नेचर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस, मतलब कि जो आइडेंटिटी होती है किसी इनिशियल सब्सटेंस की, मतलब एक सब्सटेंस पहले कुछ और था, इनिशियल में कुछ और था, और हैव समवट चेंज्ड, और उसमें कुछ चेंज आ जाता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल और केमिकल, मतलब कि एक तो होता है इसकी फिजिकल चेंज, जैसे कि लकड़ी के टुकड़े हैं, वुड के ब्लॉक्स हैं, लॉग्स। जब वुड के लॉग्स हैं, इसको हम पीसेस में कट करते हैं, तो ये क्या फिजिकल चेंज है। वहीं इसको हम जला दे, तो वो क्या है, उसे हम कोल बना दे, तो वो क्या है, वो वो क्या चीज है, वो केमिकल चेंज है। ठीक, जो भी, वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, जब भी केमिकल बदलाव होता है, वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, तो वहां पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है उस जगह पे। जैसे कि लकड़ी के टुकड़ों को हमने जला दिया, तो क्या बना, वो बन गया इसमें कोल में या फिर ऐश में कन्वर्ट हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, यू मे हैव परहैप्स बी वंडरिंग, मतलब आप सबको आश्चर्य होगा कि एक्चुअली व्हाट इट मीन्स एक्चुअली, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हुई है, हाँ, इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। हाउ डू वी कम टू नो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, हम कैसे ये बता सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है, तो हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी एक्टिविटी है जो केमिस्ट्री लैब में पहली पहली हमारी एक्टिविटी होती है। ठीक है, वो एक्टिविटी क्या है कि हमने मैग्नीशियम रिबन ली, हमें एक्टिविटी में क्या करना है, टीचर की हेल्प से क्या करना है कि हमें क्लीन करना है मैग्नीशियम रिबन को। एक मैग्नीशियम की रिबन आती है। ठीक है, मैग्नीशियम एक मेटल है, 3 to 4 सेंटीमीटर होगी, इसको हम रब करेंगे, किससे, सैंड पेपर से। ठीक है, सैंड पेपर से रब करेंगे, उसको साफ कर लेंगे। होल्ड विद अ पेयर ऑफ टोंग, और हम ये पेयर ऑफ टोंग, इससे हम उसको पकड़ लेंगे। उसके बाद बर्न इट विद स्प्रिट लैंप, और स्प्रिट लैंप पे रख के इसको हम जलाएंगे। ठीक है, और इसका जो जल के जो इसकी राख बचेगी, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, किसी वॉच ग्लास में तो क्या होगा, जो बर्न ऑफ द मैग्नीशियम रिबन कीप अवे फ्रॉम द फार पॉसिबल, और जब भी जलाते टाइम ना, हम अपनी आंखों से और अपने चेहरे से इसको दूर रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg होता है। ठीक है, जब ये जलता है तो इसके आसपास ऑक्सीजन इसे रिएक्ट करती है, तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम की रिबन जब जलती है, तो क्या बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, और इसे हम कलेक्ट कर ले हैं वॉच ग्लास में। जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम की रिबन थी, वो बर्न हुई विद अ डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम। किसके साथ बर्न हुई, जब ये जलेगी ना, तो डेजलिंग बहुत ही चमकदार व्हाइट कलर की फ्लेम निकलेगी। जैसे हम कोई नॉर्मल सी आग जलाते हैं तो येलो कलर की फ्लेम निकलती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डेजलिंग कलर की फ्लेम निकलेगी। जो चेंज करेगी, वो चेंज कर देगी, वो मैग्नीशियम रिबन को व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट कर देगी। ये जो व्हाइट पाउडर वो आया है, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है,
ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। इट इज फाउंड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये कैसे बना, हमने जैसे ऊपर देखा कि मैग्नीशियम सिंपल Mg था, ठीक है। जब इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो इसने क्या बना लिया, तो इसने बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। इसने किसके साथ रिएक्शन करी, मैग्नीशियम रिएक्शन करी, रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट था, ये एयर में प्रेजेंट था, ठीक है। तो इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ली। अब एक सेकंड रिएक्शन देखते हैं। हमें क्या करना है, लेड नाइट्रेट लेना है, उसका सॉल्यूशन, और उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है। उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, छोड़ो इसको, ये वाला रिएक्शन करते हैं कि जिंक गैंगू लेना है। जिंक गैंगू मतलब कि जिंक के टुकड़े लेने हैं छोटे छोटे, उनको कॉनिकल फ्लास्क, इस टाइप के फ्लास्क को हम कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। या फिर टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर डालना है। और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसका फार्मूला होगा, HCl होगा, ठीक है। HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा, H2SO4, ठीक। इन दोनों को मिला लेना, मतलब कि जिंक गैंग के अंदर एसिड मिला देना है। फिर हैंडल द एसिड विद केयर, और हमें एसिड को बहुत ध्यान से पकड़ना है कि एसिड क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी पे गिर जाए तो हमारी बॉडी जल सकती है। इसीलिए इसको हम टीचर की प्रेजेंस में करते हैं। ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक गैंग, तो हम क्या देखेंगे, जिंक गैंग के आसपास कुछ हो रहा है। अब टच करेंगे कॉनिकल फ्लास्क को, हम कॉनिकल फ्लास्क को नीचे से टच करेंगे। क्या कॉनिकल फ्लास्क के टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज आया, तो हाँ, अब देखते हैं क्या क्या होगा। अब जैसे कि हमने पहले रिएक्शन देखी कि मैग्नीशियम जो था वो एक रिबन के फॉर्म में था, सॉलिड, चमक रहा था, मेटल था। और वहीं जब हमने इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा वो पाउडर की फॉर्म में है, वॉच ग्लास के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या स्टेट में चेंज हो गया। अब चेंज इन कलर, हाँ, मैग्नीशियम रिबन बहुत ही ज्यादा चमकदार था, वहीं जब हमने इसके उसको देखा तो ये व्हाइट कलर का पाउडर बन गया, डल। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, और जैसे कि जब ये रिएक्शन करोगे जिंक गैंगी वाली, इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। और चेंज इन टेम्परेचर, जब इसको हम टच करेंगे नीचे से तो ये बहुत ही ज्यादा हीट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर में भी चेंज हुआ है। तो जहां जहां ये चीजें आएंगी तो उसको हम क्या कहते हैं, वो केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट होती है, ठीक है। और हम ये डिटरमाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो हाँ, ये चीज जहाँ भी होगी वहाँ केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक। वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कई सारी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं टेकिंग प्लेस अराउंड अस, जो हम हमारे चारों तरफ होती हैं। वी विल स्टडी अबाउट इन द वेरियस टाइप्स, हम इसको वेरियस टाइप से अब स्टडी कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड अदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, दूसरे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। अब केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, जैसे कि हमने एक्टिविटी करी कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया कि इसके अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। जो ये डिस्क्रिप्शन हमने दिया ना, हेलो, 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 वो तो अभी घर पे नहीं है। हाँ, वो मम्मी लेके गई है फोन। अभी, हाँ, 3 बजे तक आएंगी। और जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जैसे कि हमने मैग्नीशियम की रिबन जलाई, ठीक, बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में से, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। और जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और जो केमिकल रिएक्शन की डिस्क्रिप्शन है सेंटेंस में क्वाइट, ये बहुत ही लंबी हो जाएगी। जैसे हमने लिखा, पहले मैग्नीशियम लिखा, फिर ऑक्सीजन लिखा, फिर ये इसको हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये द सिंपलेस्ट वे टू राइट, जैसे कि जो केमिकल, जो सिंपलेस्ट वे होता है राइट करने का किसी भी केमिकल इक्वेशंस को, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड इक्वेशन कहते हैं, उसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं, ठीक। अब जैसे कि ये दोनों रिएक्टेंट थे और ये प्रोडक्ट है, ठीक। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन 1.1, रिएक्शन 1.1, हाँ, वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, ये रिएक्टेंट होंगे। जो ये जो सब्सटेंस हो है, जो बदलाव के अंदर जाएगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला LHS वाला क्या होगा, ये रिएक्टेंट होगा, ठीक है। जो मैग्नीशियम, और जो नया प्रोडक्ट, नई चीज बनेगी, द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो नया चीज बना इस केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट के किसे कहेंगे, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, जो बदलाव में जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल
रिएक्टेंट कहेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस फॉर्म में है, इसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो नया सब्सटेंस बना इस प्रोसेस के दौरान उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है। वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट। जो वर्ड इक्वेशन है ये क्या दिखाता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे बदलते हैं। ठीक है। और इसको हम किससे शो करते हैं, इसके बीच में एक एरो पुट करते हैं बिटवीन देम। ठीक है। वो रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाता है। द रिएक्टेंट आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब कि जो रिएक्टेंट है ये इस साइड वाला है, और जो प्रोडक्ट आया है ये वाला है, और राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है। उनके बीच में अगर रिएक्टेंट 102 से ज्यादा है उसके बीच में हम प्लस का साइन लगा रखेंगे। ठीक है। अगर इसी टाइप से क्या है, जब प्रोडक्ट कई सारे होंगे, प्रोडक्ट्स आर रिटर्न इन राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड में लिखा होता है। और अगर प्रोडक्ट दो से ज्यादा आ रहे हैं तो वहां पर भी हम प्लस का साइन लगाते हैं उसके बीच में। और एरो हेड क्या है, जो बीच में ही हम एरो बनाते हैं, ये क्या पॉइंट कर रहा है कि जो रिएक्टेंट है उसके अंदर चेंज होकर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन है। अब उसके बाद अगला हमारा है कि हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को हम क्यों लिखते हैं, सबसे पहले ये, जैसे वर्ड की फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत ही लॉन्ग है। ठीक है। इसको हम थोड़ा कंसाइज करने के लिए, छोटा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर, केमिकल इक्वेशन को बहुत ज़्यादा कंसाइज करने के लिए, छोटा बनाने के लिए और यूजफुल बनाने के लिए, इफ यूज केमिकल फार्मूला, अगर हम केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं शब्दों के, जैसे ये तो शब्द है, जैसे मैग्नीशियम का शब्द है, इसकी जगह हम इसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह हम O इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करना आसान होगा। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम, अगर हम मैग्नीशियम का फार्मूला देखें और ऑक्सीजन का फार्मूला देखें तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड अबव इन द वर्ड इक्वेशन कैन बी रिवर्ट। इतने हमें लंबे तरीके से इसको लिखा, वहीं हमने इसको इतने छोटे तरीके से लिख दिया कि मैग्नीशियम को Mg कहते हैं और ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, और ये मिलके क्या बन गया, MgO बन गया। ठीक है। इसको हमने क्या कहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा। अब काउंट करना है, कंपेयर करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट। हमें क्या, नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट का, जैसे कि ये एलिमेंट एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। ठीक है। ये एलिमेंट है, इनको काउंट करना है। जैसे मैग्नीशियम एक ही है। ठीक है। यहाँ पर भी मैग्नीशियम क्या एक है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और साथ में क्या है, यहाँ पर भी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि जितना मैग्नीशियम इधर है उतना मैग्नीशियम इधर भी हो जाए, और साथ में इसके मल्टीप्लिकेशन में ये है तो ये भी उतना ही ऑक्सीजन हो जाए। ठीक। सच अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल, मतलब जो अनबैलेंस्ड होगा, जो बिना बैलेंस के होगा, Mg को, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जो विदाउट बैलेंस है, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जो अनबैलेंस्ड है, क्यों अनबैलेंस्ड है, क्योंकि जो उनका मास है ऑफ द नॉट द सेम ऑन बोथ साइड। तो इन दोनों का मास क्या है, दोनों साइड सेम नहीं है। जैसे कि मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर सेम नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल, क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है। इक्वेशन कहते हैं। जब इसको हम बैलेंस कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक। अब पढ़ते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किससे कहते हैं। अब जैसे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जैसे हम जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब इसका अगर आपने पढ़ा हो तो हमने पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मास ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है। इसे हमने पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था। ये जो इसमें क्या होता है, ये जो टोटल मास होता है किसी भी एलिमेंट का, वो प्रेजेंट होता है प्रोडक्ट के अंदर भी इतना ही। पर यहाँ पर जैसे कि हमने देखा केमिकल इक्वेशन थी Mg प्लस में O2, क्या बना रहा था, MgO। ठीक है। यहाँ पर जो इसका मास है, मास इसमें दो है, इसमें क्या है, एक ही है, तो ये तो यहाँ पर कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या होती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है। इसे हमें इक्वल करने की जरूरत होती है, ताकि जो टोटल मास है एलिमेंट का प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, मतलब जो टोटल मास है किसी भी रिएक्टेंट का, जैसे रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट मास दोनों का सेम आना चाहिए।
ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है, तो ये अनबैलेंस्ड है। अब हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। ठीक है, हर एक एटम, जितने भी एटम है या एलिमेंट है वो सेम रहने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। बिफोर भी मतलब रिएक्शन होने के पहले और रिएक्शन होने के बाद दोनों जगह सेम होने चाहिए, पर इस कंडीशन में क्या है, सेम नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है, तो हमें सेम करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। हेंस वी नीड, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है बैलेंस आ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसीलिए हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए साथियों, सीखते हैं कि कैसे हम बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, इनटू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो हमने क्या किया, सबसे पहले उनको वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वाली रिएक्शन थी, हमने पहले जिंक लिखा और सल्फ्यूरिक एसिड लिखा। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, इसको हमने लिखा। तो इसमें क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, इसको हम फिर क्या करेंगे, वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। इनको हम वर्ड्स में, इनके फार्मूलाज में लिखेंगे। ठीक है, जिंक का फार्मूला होता है Zn। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, इसमें लिखा। और जिंक सल्फेट को हम कहते हैं ZnSO4 कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस का मतलब होता है H2। ठीक है, हाइड्रोजन को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब let us examine the number of atoms in different element on both side। अब हम दोनों साइड, जैसे कि जिंक कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड एक हम चार्ट बनाएंगे, इधर एलिमेंट लिखेंगे, इधर हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो एलएचएस साइड वाला, उधर आरएचएस साइड वाला। एलएचएस साइड ये रही, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस साइड ये रही, जिसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, सबसे पहले जिंक, जिंक आ रहा है, तो जिंक एलएचएस में कितना है, 1 है, तो 1। यहाँ पर जिंक कितना है, 1, यहाँ पर तो दोनों सेम हो गए। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर 2 है। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 लिख लिया। फिर सल्फर, सल्फर यहाँ पर कितने हैं, सिंगल, सल्फर भी 1 है, और इस साइड भी सल्फर 1 है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों साइड बोथ आर, दोनों चीजें क्या बराबर आ रही है, तो ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम ऐसे चेक करते हैं, मतलब दोनों एलिमेंट बोथ साइड में क्या होने चाहिए, उनके नंबर्स बराबर होने चाहिए, एलएचएस साइड में और आरएचएस साइड में। तो इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट दैट आर सेम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड सेम हो, द एरो इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, अब कुछ और देखते हैं, लेट्स ट्राई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखते हैं, उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे कि आयरन, जब एफ आयरन को हम Fe कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये वाटर है। ठीक है, जब आयरन वाटर से रिएक्ट करता है तो यहाँ Fe3O4 बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। केमिकल इक्वेशन है, मतलब ये क्या, किसकी इक्वेशन है, रस्टिंग, जो रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जो आयरन में जंग लगने का प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया कि केमिकल इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे, फिर इसकी चारों के बॉक्स में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और कुछ बदलाव नहीं करेंगे इसके बॉक्स के अंदर, और बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, एक एलिमेंट्स की लिस्ट बनाएंगे, और राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड में की लिस्ट बनाएंगे। Fe राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1 है, और राइट हैंड साइड में कितनी है, 3 है, ये हमने लिखा। उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, राइट हैंड साइड में 2 हैं, और इस साइड कितने हैं, इस साइड भी 2 हैं। ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन सिंगल है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इफ it is often conventional to start balancing with a compound that containing the maximum number of atoms। और अब इसे हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इट में बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और ये चाहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो, हम क्या करेंगे, उधर मल्टीप्लीकेशन से नंबर, उतने नंबर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे बैलेंस करने के लिए। इन द कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट, सेलेक्ट करेंगे एलिमेंट को इन द मैक्सिमम नंबर, जैसे कि अब इधर देखते हैं कि यहाँ पर इनिशियल, इनिशियल में जैसे कि हम देखते हैं ऑक्सीजन को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 है इनिशियल में, और यहाँ पर 4 लाने हैं, तो हम देंगे सबसे ज्यादा नंबर क्या है, 4 है, तो हम उस दूसरी साइड भी 4 लाने की कोशिश करेंगे। तो इनिशियल में क्या था, 1 था वाटर के अंदर,
ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या है, 4 है Fe3O4 में। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट में इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमने लिखा Fe प्लस में H2O, ये दे रहा है हमें क्या, Fe3O4 प्लस में H2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस साइड हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा Fe प्लस में 4H2O, और ये क्या हो जाएगा, इस उस साइड तो सेम ही रहेगा, उस साइड हमने कुछ चेंज नहीं किया है। O4 प्लस में H2, इसको हम सही से लिखते हैं Fe प्लस में 4H2O, ये क्या दे रहा है, Fe3O4 प्लस H2 गैस दे रहा है। ठीक है, हमने इधर 4 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को सेम करते हैं बोथ साइड। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो ये हाइड्रोजन 8 हो जा रहे हैं, पर यहाँ पर हाइड्रोजन बस 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे टेबल बनाएंगे, उसके अंदर हम यहाँ देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि अब कौन सा अनबैलेंस हो रहा है। ठीक, अब हम यहाँ देख रहे हैं जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे इनिशियल में क्या था हाइड्रोजन, यहाँ इनिशियल में हाइड्रोजन कितना, 4 दूना 8, 8 हो रहे हैं हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर और प्रोडक्ट में बस 2 ही हैं, तो हम इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों पहले आप यहाँ पर वाटर और ये मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों दोनों साइड बराबर हो गए। अब हम तीसरी चीज देखेंगे किसके, आयरन। आयरन के अंदर अगर हम देखें तो आयरन कितने हैं, Fe3 एक साइड। अब देखेंगे हम आयरन को, अब हम देखेंगे किसको पिक करेंगे, तीसरे एलिमेंट को, उसको हम पिक करेंगे और उसको बैलेंस कर, वो बैलेंस नहीं है दोनों साइड, तो हम क्या करेंगे, अब उसको बैलेंस करेंगे। ऐसे इनिशियल में जो आयरन था वो सिंगल था, और दूसरी साइड 3 है, तो हम इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तभी कितना आ गया, तो यहाँ पर 3Fe प्लस में 4H2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर O2। ठीक, यहाँ पर लगभग लगभग सब सेम हो गए। तो अब क्या देख रहे हैं, फाइनली चेक करेंगे सारी करेक्शन को और बैलेंस्ड इक्वेशन को। वी काउंट एटम्स, हम उसमें काउंट करेंगे एटम्स को, ईच एलिमेंट को, बोथ साइड, दोनों साइड। देखो 3 इधर Fe है, इधर Fe3 है, और इधर ऑक्सीजन के 4 है, अगर 4 से मल्टीप्लाई हो तो ऑक्सीजन के 4 यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन 8 तो हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है। तो यहाँ क्या है, द नंबर ऑफ एटम, जितने भी द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट दोनों साइड में वो क्या है, इक्वल है। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड, अब ये केमिकल क्या है, बैलेंस हो गई है। ये इस मेथड को कहते क्या है, जिस प्रोसेस से हमने किया इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करते रहना, हिट एंड ट्रायल मेथड है। और इसमें क्या होता है कि हम हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, किसका इस्तेमाल करके, होल नंबर का इस्तेमाल करके, किसी कंप्लीट नंबर से मल्टीप्लाई करके इस्तेमाल करते हैं, 3 4 5 6 जितने भी मतलब हो सके। और उसके बाद राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। अब जैसे कि अब जो केमिकल इक्वेशन है ये भी बैलेंस नहीं है, बैलेंस तो हो गई है, पर इसकी स्टेट्स नहीं लिखी है। मतलब स्टेट मतलब कि ये जो एलिमेंट है कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, तो स्टेट हम 4 स्टेट्स लिखते हैं, या तो गैस में होगा, या लिक्विड में होगा, या एक्वस में होगा, या तो सॉलिड में होगा। अगर रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं इन चीजों का साइन का इस्तेमाल करके, गैस के लिए G से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड के लिए L से, एक्वस के लिए AQ से, और वहीं सॉलिड के लिए S का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गैस तो हमें समझ आ गया, लिक्विड भी पता है, सॉलिड भी पता है, पर एक्वस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो जो वर्ड है एक्वस, ठीक है, ये हम राइट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में, रिप्रेजेंट करने के लिए कि कोई चीज वाटर में सॉल्यूशन, मतलब जैसे वाटर का कोई सॉल्यूशन होगा। अगर आपने HCl देखा हो, HCl के साथ L लगा होता है, HCl के अंदर वाटर नहीं होता, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसके साथ हम लगाते हैं। पर अगर वहीं अगर हम देखें तो जैसे कहीं एक्वस आ जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, इसका मतलब क्या, वो पानी में घुला हुआ है, उसके अंदर उसके साथ पानी भी है। अब सम रिएक्शन कंडीशंस, जैसे कि अब कुछ रिएक्शन की कंडीशंस भी होती हैं। ठीक है, तो अब यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड इन द केमिकल रिएक्शन, हम ज्यादा केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट लिखते नहीं है। ठीक है, पर सम टाइम्स रिएक्शन कंडीशन, पर कुछ बार रिएक्शन की कंडीशन लिखते हैं, जैसे कुछ कुछ रिएक्शन होते हैं ना, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होते हैं, एक फिक्स्ड कंडीशन में होते हैं, एक फिक्स्ड कैटलिस्ट के द्वारा होते हैं, और एक फिक्स्ड प्रेशर में होते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है 340 एटीएम पे, यहाँ पर यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब 340 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा एटीएम, तो उसी एक टेम्परेचर पे वो उस रिएक्शन होगा, तो ये क्या बनाएगा, ठीक है, ये CH3OH बनाएगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में,
तो ये सनलाइट होना चाहिए। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्शन अंडर द सनलाइट इन 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 द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस, क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। और साथ में सिक्स ओ टू बनाती है। सिक्स ओ टू का मतलब क्या है, ये वाटर की फॉर्म में, मतलब वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, इसीलिए एक्वस लगाया, और साथ में वाटर अलग से बनाती है। ठीक। अब उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। तो बेसिकली हमें केमिकल रिएक्शन चार टाइप्स की पढ़नी है, अब उसी के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि वन एटम, इसमें क्या होता है, रिएक्शन में एटम ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का वो चेंज नहीं होता किसी दूसरे एलिमेंट में। ना तो एटम डिसअपियर होता है किसी मिक्सचर के अंदर, ना ही अपीयर होता है कहीं से भी। ठीक है। हाँ, होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है क्या, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, कि इसमें क्या होगा कि ना तो कहीं बाहर से कोई एटम ऐड होगा, ना तो कोई एटम बाहर जाएगा। इसमें क्या होगा, बस जो बॉन्ड होते हैं ना इन एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के, वो ब्रेक होते हैं, वो रीअरेंज होते हैं बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, और वो नए सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स एंड प्रोड्यूस न्यू एटम, न्यू सब्सटेंस, उससे वो नए सब्सटेंस बनते हैं। अब जैसे कि इसी से सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या किया कि लिया स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहला प्रोसेस है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिग्रेसली बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है किसी वाटर से, और प्रोड्यूस करता है सिलेक्ट लाइम, और इसमें सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस करता है, इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और रिलीज होता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वहां से हीट निकलता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम CaO कहते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसे चूना कहते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये H2O के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या बनाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हीट यहाँ से निकलती है। अब यहाँ क्या है, इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम जो ऑक्साइड है और वाटर कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं, फॉर्म होते हैं फ्रॉम टू और मोर सब रिएक्टेंट से, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स को, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट बनता हो, किससे, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से। इसमें दो रिएक्टेंट थे, कैल्शियम ऑक्साइड, एक वाटर, दोनों ने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वहां से क्या हीट निकली है। तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन अ सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइन प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, ये रिएक्शन में हो रही है व्हाइट वॉशिंग, इसका इस्तेमाल हम करते हैं दीवारों को चुनाई करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बहुत ही स्मॉल, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बहुत ही धीमे धीमे रिएक्शन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ, और एक बहुत ही पतली परत बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल के ऊपर, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। ये जो फॉर्म होता है ये 2 और 3 डेज में, व्हाइट वॉशिंग के 3 या 4 दिन के बाद, ये बहुत ही शाइनी फिनिश आता है वॉल्स के ऊपर। ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कैल्शियम कार्बोनेट की क्लियर बनाता है, जो कि बहुत शाइनी होती है, जिससे दीवारें चमक चमक उठती हैं। लेट अस डिस्कस द सम और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, और जैसे कि बर्निंग ऑफ, क्या हो गया, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ कोल जिसे हम CO2 कहते हैं, जिस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनता है, या फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 और O2 गैस, जब H2 और O2 गैस की रिएक्शन हो देते हैं, यहाँ पर वाटर गैस बनती है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जब
क्या हो, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद आगे क्या है कि ऐसे ही हमने क्या ऑब्जर्व किया कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, इसी दौरान क्या होता है, जैसे कि चूने में हमने पानी जब घोला था तो बहुत ज्यादा वो गर्म हो गया था। ठीक है, या फिर जब हम कोल को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वहाँ बहुत ज्यादा हीट निकलता है, या फिर जब वाटर की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज होती है अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने के साथ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के यहाँ से डेफिनेशन में पता चल गई। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का जो बर्न करते हैं तो उससे हम क्या बनाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देख लेते हैं कि वी ऑल नो, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, हम ये फूड से लेते हैं। वी ईट, जो हम खाना खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान क्या होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फूड जो है ये सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है। फॉर एग्जांपल, जो राइस या पोटैटो या फिर ब्रेड जो हमने खाया है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बोहाइड्रेट होता है। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इन डाउन टू फॉर्म अ ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज बनते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं इन द सेल, सेल के अंदर ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर है, और हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। ठीक, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, और जो इनका स्पेशल नेम क्या है, ये जो पूरी रिएक्शन हुई है एनर्जी बनने की फूड से, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ विच वी स्टडी, ये हम डिटेल से इसको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम 6 को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इससे बहुत सारी चीजें मतलब कि लगभग बहुत ज्यादा नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब इसकी यहाँ एक इक्वेशन भी लिखी है, जैसे कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या देता है, 6 CO2 देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल जाती है, साथ में वाटर बनता है, साथ में एनर्जी बनती है। एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। अब और भी क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, जो वेजिटेबल मैटर्स के डिकम्पोजिशन होते हैं जिससे खाद बनती है, ये भी क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ से भी हीट इवॉल्व होती है। अब उसके बाद अगला है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि टूटना, एक सब्सटेंस का तोड़ देना दो सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस के अंदर, इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एक्टिविटी में दिया गया है 1.5 में, 2 ग्राम हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए, इनको ड्राई किया और बॉईल किया बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है, अब नोट करते हैं कलर को और फेरस सल्फेट को, क्रिस्टल मतलब जो हमने इसको बॉयल मतलब कि इसको जो बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जलाया तो इसके अब कलर को नोट करते हैं। हीट द बॉइलिंग ट्यूब, इसको बॉइलिंग ट्यूब को हीट करेंगे फ्लेम के ऊपर कुछ इस तरीके से। और बर्न करें, बर्नर, किसी बर्नर या स्पिरिट लैम्प के ऊपर जैसे दिखाया गया। तो इसमें क्या होगा, जैसे जो फेरस सल्फेट है ना, तो जब इसको हम हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर से सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और सल्फर नाइट्रेट की गैस निकलेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंपल सब्सटेंस जो है वो टूट गया है, 3 सिंपल सब्सटेंस के अंदर टूट के बन गए हैं। तो ये क्या है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यार देख लेते हैं इसका, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, जिसमें क्या है, एक आ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट, जो सिंपलर प्रोडक्ट दे। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है FeSO4 डॉट और 7H2O। ठीक है, इसमें से वाटर लूज इसमें वाटर निकलता है जब इसको हम गर्म करते हैं। तो क्या होता है, जो कलर होता है क्रिस्टल का वो चेंज हो जाता है, और देन इट इज देन डिकम्पोज द फेरिक ऑक्साइड, और जो फेरिक ऑक्साइड है ये डिकम्पोज हो जाता है, और इसमें से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी निकल जाता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड, वाइल SO2 एंड SO3 के गैस होते हैं। जो फेरिक ऑक्साइड है ये क्या है, सॉलिड है, देखो इसलिए हमने S लगाया है, और ये गैस इसलिए हमने गैस लगाया है। ठीक है,
तो डिकम्पोजिशन को आप बढ़िया से देख लेते हैं रिएक्शन से। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अ कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, जो डिकम्पोजिशन होता है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं CO3, सॉरी, कैल्शियम CO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस में CO2 बनेगा, ठीक है। तो जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, तो कैल्शियम डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये तो कैल्शियम ऑक्साइड बना है, कैल्शियम ऑक्साइड को CaO कहते हैं, ठीक है। और कैल्शियम डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, ठीक है। दो चीजें बनेंगी। इट इज इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री, और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल क्या ये रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, जो बहुत सारी कंपनीज में इस्तेमाल होती हैं। तो कैल्शियम डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, इसको याद रखना कि क्विक लाइम, पेपर में कई बार पूछा जाता है क्विक लाइम किसे कहते हैं, ठीक है। क्विक लाइम किसे कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत ही जगह मैंने किस में इस्तेमाल होता है, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, व्हेन डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन कैरिड आउट हीटिंग, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, के दौरान हीट का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन विदाउट हीट के नहीं हो सकती, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ थर्मल डिकम्पोजिशन, इसीलिए इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक। अब अनदर एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं। जो दूसरे एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, कुछ इस तरीके से हैं। जैसे कि हमने क्या किया, 2 ग्राम लिया लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3, ठीक है। PbNO3 को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाँ, किसी बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, इसको हमने सॉरी, होल्ड बॉइलिंग ट्यूब, और बॉइलिंग ट्यूब को होल्ड करेंगे किससे, टोंग की मदद से, ठीक है। इसकी किसी फ्लेम के ऊपर इसको हीट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगे, गैस निकलेगी। ये कि ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन की गैस होती है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन इसमें होगी, तो PbNO3 जो है, जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पर 2PbO बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ में नाइट्रोजन गैस बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकलेगी। और ये रिएक्शन हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम करते हैं कि हमने क्या किया कि वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे। हम करेंगे, एक प्लास्टिक का मग लेंगे, उसके अंदर 2 छेद करेंगे, उसके नीचे हम रबड़ के स्टॉपर्स लगाएंगे, उसके बाद उसमें हम इंसर्ट करेंगे कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद इनको रबड़ के स्टॉपर्स की मदद से हेल्प से रोक देंगे, और कनेक्ट करेंगे ये इलेक्ट्रोड्स को, जो कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है। उसके बाद इस मग को हम फिल करेंगे वाटर से, ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को इमर्स कर देंगे, इलेक्ट्रोड को हमने इमर्स कर दिया। उसमें हम फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4 के कुछ बूंदे डाल देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को डुबा के फिर हमने क्या, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा देंगे। जब हम देखेंगे कि जब हमने कनेक्शन को स्टार्ट कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, बबल्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो बबल्स क्रिएट हो रही है ना, तो यहाँ पर गैस भर रही है, किसकी गैस भर रही है, तो हाइड्रोजन की, और इसकी ऑक्सीजन की गैस भर रही है। जो प्लस वाले साइड होगा वो हाइड्रोजन आएगा, और जो नेगेटिव वाले साइड क्या आएगा, वो ऑक्सीजन आएगा। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की गैस बनाते हैं, जो बहुत ही जगह बहुत सारे, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल होता है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो ये रॉकेट, एज अ रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, रॉकेट्स में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही चीप प्रोसेस नहीं है, बहुत ही मतलब कि कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग, साथ में मनी कंज्यूमिंग। अब उसके बाद सेकंड है, हम किसकी मदद से वो कर सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेंगे। सिल्वर क्लोराइड को हम कहते हैं AgCl कहते हैं, ठीक है। 2 AgCl लेंगे, इसको हम सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे, चाइना डिस्क में रख के, और कुछ टाइम बाद देखेंगे तो ये Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, ठीक है। जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड था, पहले ये इसका कलर क्या था, व्हाइट था, बाद में ये ग्रे कलर, ग्रे हो जाएगा किसी सनलाइट में। इसका मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन के कारण जो सिल्वर क्लोराइड है, वो सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, ठीक है, लाइट के द्वारा। सेम वही प्रोसेस हम किसके साथ कर सकते हैं, तो हम AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड के साथ कर सकते हैं। ये जो रिएक्शन है, अबव रिएक्शन, ये यूज होते हैं इसके अंदर ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है।
और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसके लिए एनर्जी की रिक्वायर होती है, आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, या तो हीट की फॉर्म में, या फिर लाइट की फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, लाइट वाली फॉर्म में ये देख ली हमने, हीट वाली फॉर्म में ऊपर वाली देख ली थी, ठीक है। दो रिएक्शन, तो ये रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन इन विच एनर्जी, अब यहाँ पर क्या है, एंडोथर्मिक की, हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे रिएक्शन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, मतलब इसके अंदर तरफ से हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और एक्सोथर्मिक होती है कि वहां से एनर्जी निकलती है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि एक चीज डिस्प्लेस करके दूसरी चीज वहां पर आ जाएगी, मतलब पावरफुल चीज डिस्प्लेस करेगी वो वीक वाली चीज को। हमने क्या किया, तीन आयरन की नेल ली, उनको क्लीन किया सैंड पेपर से रब करके, ठीक है। हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए, उसको हमने मार्क किया ए, और एक पे निशान लगाया बी। टेस्ट ट्यूब ए में हमने मतलब कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन लिया किसका, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। अब हमने 2 किलो को बांधा और थ्रेड से, और उसे हमने डाल दिया केयरफुली किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, कॉपर, जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, ठीक है। 20 मिनट के लिए। और और दूसरी वाली नेल को इसके अंदर रखा कंपैरिजन के लिए, और आफ्टर 20 मिनट हमने निकाल लिया, टेक आउट द नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन से। कंपेयर करेंगे इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ब्लू कलर की इंटेंसिटी मतलब कि देखेंगे किसमें ज्यादा है, ठीक है, सॉल्यूशन ए में या सॉल्यूशन बी में। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हमने आयरन की नेल एकदम शाइनी करके डाली थी, किसके अंदर डाली थी, तो कॉपर के अंदर सल्फेट के अंदर डाली थी, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, कॉपर सल्फेट था। और हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया था, उसमें रिएक्शन भी, इसमें भी टेस्ट ट्यूब भी, दो बी को फंसा दिया था। फिर क्या हुआ था कि बी के अंदर क्या है, आयरन नेल कंपैरिजन के लिए रखा है। और इसमें क्या था कि व्हाई डज आयरन नेल बिकम्स ब्राउन, अभी क्या है, आयरन नेल ब्राउनिश क्यों हो गई, द कलर ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो पहले ब्लू कलर था वो चेंज हो गई, कैसे ग्रीन में कन्वर्ट हो गया वो देखेंगे। तो इसमें रिएक्शन कौन सी हुई, जब आयरन का जो फॉर्म, आयरन कहते हैं Fe जब रिएक्ट करता है CuSO4 से, जो कॉपर के अंदर सॉल्यूशन रखा है, तो ये क्या बना देता है, FeSO4 बना देता है, ठीक है, और साथ में कॉपर को अलग कर देता है। तो यहाँ जो कॉपर सल्फेट था ये अब आयरन सल्फेट बन गया। इसीलिए क्या हुआ, आयरन हैज डिस्प्लेस, आयरन ने क्या किया, ये बहुत ही कमजोर था कॉपर, इसीलिए आयरन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, किसको, कॉपर को डिस्प्लेस और रिमूव कर दिया एलिमेंट को कॉपर से, फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। या फिर दूसरे और एग्जांपल है, जैसे जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक पावरफुल है, यहाँ पर आयरन पावरफुल था, वैसे जिंक पावरफुल है, ठीक है, जिंक इसे डिस्प्लेस कर देता है। या फिर लेड, जैसे कॉपर क्लोराइड के अंदर लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और लेड क्लोराइड बना देता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि वीक वाला डिस्प्लेस हो जाए किससे, स्ट्रांग वाले से। तो जिंक और लेड ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसी कॉपर से, इसीलिए क्या करते हैं, डिस्प्लेस कॉपर, वो उसको डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर से किसी भी कंपाउंड के अंदर से, इसीलिए इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसे ही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं कि हमने क्या किया, 3 ml का सोडियम सल्फेट लिया, सॉल्यूशन लिया किसी एक टेस्ट ट्यूब में, और उसके क्या किया, एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया जिसके अंदर 3 ml हमने लिया बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। तो क्या होगा, अब देखते हैं क्या होगा। जैसे टेस्ट ट्यूब लिया था जिसके अंदर क्या था, बेरियम क्लोराइड था, उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, सोडियम सल्फेट मिला दिया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला था एन, सोडियम सल्फेट Na2SO4 की हमने रिएक्शन कराई किससे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड से। तो क्या बन गया, BaSO4 बन गया, जिसे हम कहते हैं बेरियम सल्फेट कहते हैं, प्लस में 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, तो आप वाइट सब्सटेंस, एक वाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा, ये बनेगा। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, जो फॉर्म बन रहा है, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन पेट कहते हैं, जो ये वाइट कलर का सब्सटेंस बन रहा है इसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। और किसी भी रिएक्शन में क्या हो, जो प्रोड्यूस होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन। इस नॉलेज है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहेंगे, और एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या है, क्या क्या सोडियम ने बेरियम को
डिस्प्लेस कर दिया, और बेरियम सोडियम की जगह, सोडियम बेरियम की जगह चला गया, ठीक है, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि अब देख लेते हैं व्हाट कॉज दिस, इसमें क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ, व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट बना है बेरियम सल्फेट का बना है, फॉर्म्ड किसकी रिएक्शन से? रिएक्शन ऑफ एसओ फोर टू नेगेटिव और बेरियम टू पॉजिटिव की मदद से बना है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म सोडियम क्लोराइड, जो दूसरा बना है तो वो NaCl बन गया है, ठीक है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, जिसमें क्या एक्सचेंज ऑफ आयन हो इस बिटवीन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के अंदर ही, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की यहाँ से डेफिनेशन आ गई। ठीक, अब क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। जैसे हमने पहले क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया एक्सपेरिमेंट में, तो हमने हीट किया चाइना डिस्क के अंदर 1 ग्राम कॉपर पाउडर रखा, तो अब देखते हैं क्या होता है। जो सरफेस होता है कॉपर पाउडर का, वो कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर, वो ब्लैक हो जाता है। जो कॉपर पाउडर का जो सरफेस, शाइनी सरफेस है, वो कॉपर ब्लैक पड़ जाता है। क्यों ब्लैक हो जाता है? वो कॉपर ऑक्साइड बन गया। जो कॉपर पहले नॉर्मल था उसकी रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया 2CuO, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। तो इसने क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड बना दिया। अब इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल, अगर अब इसके ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो क्या होगा? तब ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न्स ब्राउन, और जो ब्लैक कलर की जो कोटिंग है दोबारा से ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये इस रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से फिर कॉपर वापस चमकने लगा। इफ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन ले, जैसे कि कॉपर ने ऑक्सीजन लेके क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड बना लिया। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन ले, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे, ठीक है। इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, और फिर इसने क्या किया? कॉपर ऑक्साइड था, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस पास करी तो ये दोबारा से कॉपर बन गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूस कहेंगे। जहां से ऑक्सीजन गायब हो उसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूस्ड कहेंगे। और जहां पर ऑक्सीजन आए उसे हम ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे, ठीक है। जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो जाए उसे हम ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे, जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए उसे हम रिड्यूस्ड कहेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन 1.9, इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ कि कॉपर सेकेंड लूजिंग ऑक्सीजन, यहाँ पर कॉपर सेकेंड ने लूज कर दिया ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एंड बिंग रिड्यूस्ड, और उसे हम रिड्यूस्ड कहेंगे। इस वाले फॉर्म को हम रिड्यूस्ड कहेंगे और ऊपर वाला ऑक्सीडाइज्ड। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड, एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन ले रहा है, वहीं एक वाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड, वहीं दूसरा रिड्यूस्ड हो रहा है। अगर एक देखो ये कॉपर जो ऑक्साइड है ये रिड्यूस्ड हो रहा है, और वहीं हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन इसे मिल जा रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। एक रिड्यूस्ड हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसमें साथ साथ उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्स रिएक्शन। इन रिएक्शन इन विच क्या बोथ रिएक्शन आर टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड, हम इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडक्स रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड, इसमें हम कार्बन मिलाएंगे तो एक जिंक, तो इसने ऑक्सीजन का क्या किया? रिडक्शन कर दिया। और वहीं ऑक्सीडेशन किसका हो गया? तो कॉपर का कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ जिंक से ऑक्सीजन चला गया तो इसलिए इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब रिएक्शन जैसे कि इसमें क्या था, वही सेम चीजें लिखी हैं, ठीक है। अब इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन आए या फिर क्या हो हाइड्रोजन वहां से निकले, ठीक है, या तो ऑक्सीजन आए या तो ऑक्सीजन क्या होगा? ऐड होगा, या फिर वहां से हाइड्रोजन माइनस होगा, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? उसको हम ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे। अगर क्या हो ऑक्सीडाइज्ड इसे हम कहेंगे, ठीक है। याद रखना ऑक्सीडाइज्ड किसे कहेंगे? अगर वहां पर ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन वहां से गायब हो। ये और अगर कोई सब्सटेंस लूज करे, अगर कोई ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और साथ ही अगर या फिर क्या हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम रिड्यूस्ड कहेंगे, ठीक है। रिड्यूस्ड कहेंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइज पता चल गया, रिड्यूस पता चल गया, ठीक।
अब पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारे ओरिजिनल लाइफ में क्या यूज होता है। ठीक है, अब जैसे कोरिजन, कोरिजन मतलब क्या होता है, जंग लगना। जैसे कि हम जानते हैं कि क्या होता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि आयरन के आर्टिकल जो शाइनी होते हैं जब वो नए नए होते हैं, बट जब वो पर वो धीरे धीरे उनके ऊपर रेडिश कलर की कोटिंग आने लगती है, पाउडर, और उनमें से पाउडर निकलने लगता है कुछ टाइम बाद। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, some other metals get also turned in this manner, और कुछ दूसरे मेटल्स भी इसी मैनर में चेंज होते हैं। ठीक है, क्या तुमने इसका कलर कभी नोटिस किया है कि कॉपर और सिल्वर जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कॉपर और सिल्वर ब्लैक कलर के हो जाते हैं। व्हेन अ मेटल अटैक्ड बाय सब्सटेंस, जब कोई मेटल अटैक होता है किसी सब्सटेंस के द्वारा, देखते हैं, जब कोई मेटल अटैक होता है किसी सब्सटेंस के द्वारा, अराउंड इट इट मॉइस्चर और एसिड के द्वारा, ठीक है, तो क्या होता है, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन, और इस प्रोसेस को हम कोरिजन कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग है, या फिर ग्रीन कलर किसके ऊपर हो जाती है, तो कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, ये कोरिजन के एग्जांपल है। ठीक है, अब कोरिजन क्या कॉज कर सकता है, तो कोरिजन कई सारे डैमेज कॉज कर सकता है, किसकी, कार की बॉडीज के अंदर, ब्रिजेस के अंदर, आयरन के अंदर, रेल्स के अंदर, फिर शिप्स के अंदर, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, ये मेटल के ऑब्जेक्ट को खराब कर सकता है, स्पेशली कौन से, जो आयरन से बने होते हैं। तो कोरिजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, हर साल एनॉर्मस अमाउंट, बहुत ही ज्यादा अमाउंट खर्च करती है किसके, ऐसी चीजों को रिप्लेस करने के लिए जो आयरन से जो डैमेज हो चुके होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रेंसिडिटी किसे कहते हैं। जैसे कि हमने टेस्ट किया है कि स्मेल्ट ऑफ फैट और फूड और कंटेनिंग ऑयल, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो कभी स्मेल आने लगती है कहाँ से, फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड में से, जब हम उसको बहुत समय के लिए छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि, देखते हैं फिर क्या होता है कि व्हेन फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज, जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं, जब फैट और ऑयल में ऑक्सीजन मिलती है, दे बिकम रेंसिड, वो सड़ जाते हैं, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसे सब्सटेंस का यूज करते हैं जिससे इसमें प्रिवेंट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन होने में। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो हम क्या उसमें अंदर अंदर डालें, एंटीऑक्सीडेंट डालें। ठीक है, फूड कंटेंट के अंदर, जैसे फैट और ऑयल के अंदर, या फिर हम फूड को किस में कीप करें, तो एयर टाइट कंटेनर में क्या करें, रखें, जिससे क्या होगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस। ठीक है, यही काम कौन करते हैं, तो जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, वो चिप्स के बैग्स के अंदर नाइट्रोजन गैस डाल देती है, जिससे क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो पड़ जाता है, इसीलिए चिप्स जल्दी खराब नहीं होते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, इसके एक एक पॉइंट्स को हमने देख लिया है, ये चैप्टर ही खत्म होता है। और साथ में क्या करना है आपको, कि इस चैनल पे और भी वीडियो पड़ी है एसिड और बेस की, इसको आप नेक्स्ट चैप्टर को देख सकते हैं, और साथ में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और भी क्या चीज़ें समझनी है, ताकि हम उसको समझ सकें। ठीक है, और साथ में वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, अगर कोई आपका दोस्त एनसीईआरटी को समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में।